हाँ चलिए, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 2 है अपना, वो शुरू करते हैं। यहाँ बात हो रही है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। कल जब चैप्टर 1 अपन पढ़ रहे थे ना, तो मैंने पॉइंट थोड़ा सा शॉर्ट में लिया था, तब आप फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या होगा। ये सारी चीजें अभी इस चैप्टर में मेन टॉपिक रहेंगी, तो डेप्थ में जाके बात करेंगे। स्टार्टिंग स्टोरी इंट्रोडक्शन वही है कि जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, विद इन द एंटिटी क्या चल रहा है और आउटसाइड मार्केट में क्या चल रहा है। उसमें वेरियस फैक्टर्स है और ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में बात करता है। वैसा तो इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी कल जितना बता चुका हूँ ना, वो सारे सेम पॉइंट्स है, तो मैं वापस लाइन टू लाइन रीड नहीं करवा रहा हूँ, बोरिंग हो जाएगा और वैसे उसको याद रखना भी नहीं। आप डायरेक्टली मेन पॉइंट्स पे आ सकते हो कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। इन्होंने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट में बांटा, जैसे मैंने आपको बताया। एक्सटर्नल वाले में भी एक कैटेगराइजेशन है, माइक्रो एंड मैक्रो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स, एक माइक्रो वाला पार्ट है, एक मैक्रो है। अब माइक्रो में आप देखोगे ना तो ये है तो सारा एक्सटर्नल है, बट हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब एकदम कंपनी की पेरिफेरी पे। एक होता है कि पूरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, वो एक चीज़ है। और एक होता है कि जो लोग हमारी कंपनी के लोग नहीं है लेकिन हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे अपने कंपनी के सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल हम जिनसे बाई करते हैं वो भी तो आउटसाइडर्स ही है, बट दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड और रिलेटेड टू अस बिकॉज हम उनसे 1-to-1 डील करते हैं। वैसा हो गया अपनी कंपनी के कस्टमर्स, वो भी तो हमसे डायरेक्टली एसोसिएटेड है। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है जिनके थ्रू हम अपना बिजनेस कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। इसके एग्जांपल्स देखेंगे। हमारे कॉम्पिटिटर्स, इनसे भी तो हम मार्केट में भिड़ते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। तो कॉम्पिटिटर्स जो है वो ऑब्वियसली हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। नो डाउट हम उनसे बिजनेस नहीं कर रहे, बट उनसे रोज का फाइट तो चल ही रहा है, ये वैसा हो गया। एंड पब्लिक, जिनको हम पोटेंशियल कस्टमर मान रहे हैं, ये सब माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। और मैक्रो में ये सारी चीजें आएंगी जो सिर्फ मुझे इम्पैक्ट नहीं करती या मेरी कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करती, वो ऑल ओवर पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है। वैसा यही एक एक करके बात करना है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको देखना है माइक्रो एनवायरनमेंट, जो अभी हमने देखा। अब इसमें जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है मैंने रखा नहीं है, थोड़े पेजेस आपके क्या लिमिटेड हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सप्लायर, आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर। अब जब आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों को भी स्टडी करना है कि सप्लायर्स रॉ मटेरियल जो है वो किस प्राइस पॉइंट पे सप्लाई कर रहे हैं, किस क्वालिटी का सप्लाई कर रहे हैं। अभी जैसे वॉर वाली सिचुएशन है, तो जो जितने भी प्लास्टिक बेस्ड पॉलीमर्स हैं या जितने भी ये ऑयल टू केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग बढ़ा। टेक्सटाइल में यार्न का कॉस्टिंग बढ़ गया, प्लास्टिक इंडस्ट्री में पूरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि सारा सप्लाई उसी बेसिस पे था। और ऑयल और केमिकल और पेट्रोलियम के बिना आप इनको प्रोसेस नहीं कर सकते। पानी की बोतल के रेट्स बढ़ गए, प्लास्टिक की जो बोतल है उसके रेट बढ़ गए, सप्लाई लिमिटेड है। अभी चल रहा है ना कोक जीरो बंद हो गई, तो कोक जीरो का बंद होने का भी रीजन वही था कि वो प्लास्टिक बॉटल्स की भी शॉर्टेज है। फिर उसको कुछ टिन वाले कैन में वापस लेके आए, वैसे सब कर रहे हैं। ग्लास बॉटल में लेके आए कोक जीरो, क्योंकि एल्यूमिनियम की भी शॉर्टेज है। चाइना ने बैन लगा रखा है एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के ऊपर, तो पूरे वर्ल्ड में एल्यूमिनियम का सप्लाई शॉर्ट हो गया। तो एल्यूमिनियम के कैन कोका कोला वाले के पास अवेलेबल नहीं है। प्लास्टिक बॉटल की कॉस्ट बढ़ गई तो ग्लास बॉटल पे आ गए। तो पहली बार कोक जीरो ने ग्लास बॉटल में लॉन्च की बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करने ही वाले, ये इम्पैक्ट सी बात है। कस्टमर तो सबसे बड़ा फैक्टर है, वही इम्पैक्ट करता है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज एग्जैक्टली कौन है, ये आपको एग्जांपल ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप उसको कोट कर पाओगे। ऐसे लोग जो आपका बिजनेस चलाने में और आपको कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज, तो उनको इन जनरल मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज बोलते हैं। यहाँ स्पेसिफिक एग्जांपल्स चाहिए तो आपको मिलेंगे। पहला पॉइंट है जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करते हैं। जैसे आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, आईटीसी लिमिटेड, एचयूएल लिमिटेड, पतंजलि लिमिटेड, ऐसी कोई कंपनी है आपकी, तो प्रोडक्शन तो आप कर देते हो, कस्टमर के घर तक गुड्स पहुंचाने का काम भी आप ही करोगे, या ट्रांसपोर्टर्स या लॉजिस्टिक सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। अब ये ब्लू डार्ट है, डीएचएल है, ब्रांडेड कंपनीज है, डेलीवेरी है, शैडो फैक्स करके कंपनी है, ये सब बहुत सारी कंपनीज है। और लोकल ट्रांसपोर्टर्स भी हैं जिनके ट्रक्स चलते हैं। ये है लॉजिस्टिक सपोर्ट। अगर ये लोग सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका सामान आपकी फैक्ट्री से किसी कस्टमर के घर तक या उसकी दुकान तक कैसे पहुंचेगा। तो ये मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज हो गए जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा बोला है सर्विस एजेंसीज भी बहुत सारी है। मीडिया फर्म्स जो आपके प्रमोशन कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, एडवर्टाइजिंग कर रही है। तो आप प्रोडक्ट बनाते हो लेकिन टीवी पे ऐड आती है तभी तो लोगों के ध्यान में जाता है, न्यूज़पेपर में ऐड आती है तब उनको रियलाइज होता है कि ऐसा प्रोडक्ट भी है। तो जो भी सर्विस एजेंसीज हैं जो मार्केटिंग का या एडवर्टाइजमेंट का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरमीडिएरीज हैं जिनके थ्रू कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचता है या उसकी न्यूज़ पहुंचती है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, बैंक्स,
बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके बिना आज ये ऑनलाइन पेमेंट, क्यूआर, यूपीआई कैसे वर्क करेगा? तो ये भी इंटरमीडियरीज में आ गए। तो इन सबके सपोर्ट से ही हम कहीं ना कहीं बिजनेस चला सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंसीज भी आ गई। ट्रांजिट इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अब शिप के थ्रू गुड्स जाते हैं, शिप के थ्रू कार्गो जाता है। अभी हॉर्मुज वाला मैटर चल रहा है, अब वहाँ से शिप निकाल रहे हैं तो ईरान वाले इंडिया वालों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी बोलते हैं अरे तुम तो दोस्त, तो शिप ले जाओ, फिर शिप लेके जाते हैं तो मिसाइल छोड़ देते हैं, बोले रोक दो अचानक से। अरे भाई शिप है, कोई साइकिल थोड़ी एकदम से ब्रेक मार के यू टर्न मार दिया। अब ऐसे एक शिप के ऊपर मिसाइल पड़ गई तो करोड़ों रुपए के गुड्स तो डूब जाएंगे। तो इंश्योरेंस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केस में, तो वो भी एक इंटरमीडियरी सर्विस है जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है। अब ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स ध्यान रखना, अगर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज लिख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे कॉम्पिटिटर्स तो ठीक है, इनसे तो रेगुलर भिड़ना होता रहता है, और कभी कभी इनका मीडिया बैंटर भी बड़ा खतरनाक चलता है। आमने सामने लड़ते रहते हैं दो बड़े ब्रांड्स, फ्लिपकार्ट वर्सेज अमेजोन चलता है रेगुलरली, मैकडोनल्ड वर्सेज बर्गर किंग चलता है, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू का चलता रहता है, ऑडी आ जाती है बीच में। तो ऐसे ब्रांड्स जो एक लेवल पे हैं वो लोग एक दूसरे को ट्रोलिंग बहुत करते हैं। एप्पल वर्सेज सैमसंग होता है। अब बीच में एप्पल का फोन आया था तो उसमें ना बेंडिंग प्रॉब्लम आ गया था, फोन मुड़ जाता था। तो सैमसंग वाले ने उसका मजाक उड़ा दिया कि बोले हमारे फ़ोन तो नॉर्मली फोल्ड होते हैं बट ऐसे बेंड नहीं होंगे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपका फ़ोन खराब हो जाए वैसा करके। तो उसको ट्रोल कर दिया कि भाई देखो इनसे फोल्डेबल फ़ोन बनता नहीं है और इनका रेगुलर फ़ोन बेंड हो जाता है। तो वो मजाक कर रहे हैं। बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाले एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। बर्गर किंग मैकडोनल्ड्स का इतना फाइट हो चुका है। मैकडोनल्ड्स वाले ने बर्गर किंग वाले ने बोला कि भाई बर्गर खाना है तो किंग की तरह खाओ, किसी क्लाउन के वहाँ जाके मत खाओ, क्योंकि वो मैकडोनल्ड का जो मेन जो कैरेक्टर है वो ऐसा वो क्लाउन है। तो उसका मजाक उड़ा दिया, बोले कहाँ जोकर के यहाँ जाके बर्गर खा रहे हो, राजा की तरह खाओ ना, बर्गर किंग में खाओ। अब एक दूसरे के नाम पे डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं। अब वो चलता है, मीडिया में होता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में चलता रहता है। फ्लिपकार्ट वाला जैसे ही लेके आता है बिग बिलियन डे सेल, उसके 3 दिन पहले अमेजोन लगा देता है। फ्लिपकार्ट वाले ने सेल लगाई 28, 29, 30, ये लेके आ जाएगा 25, 26, 27, पूरा धंधा ही खत्म कर देते हैं एक ही बारी में। अब क्या होता है, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बेचारा कितना कंफ्यूजन में है। आप फ्लिपकार्ट का वेट कर रहे थे, 28 को सेल आएगी, मोबाइल फोन खरीदूंगा, अमेजोन ने लगा दी 25, 26, 27, एक भी कॉमन दिन नहीं रखेंगे जान पूछ के। अब 25 को आप गारंटी एक बार अमेजोन तो देखोगे, वो भी डिस्काउंट दिखा रहा है। अब आप सोचोगे क्या करो, फ्लिपकार्ट का वेट करो क्या? फ्लिपकार्ट वाला पहले से प्राइस नहीं बता रहा, वो तो 28 को ही पता चलेगा। अब 27 की बात रात को 12 बजते ही एक ऑफर खत्म, दूसरा शुरू। अब अगर अमेजोन सस्ता निकला और फ्लिपकार्ट महंगा हुआ तो आप माथा पीटोगे, अरे यार ले लेना चाहिए था। एक बार आप वेट करके देखोगे, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, अरे वेट नहीं करना, अमेजोन से ले ले। अब जिसने अमेजोन से फोन खरीद लिया वो 2 दिन बाद वापस थोड़ी फ्लिपकार्ट से लेगा, तो पूरा जो सेल का नंबर है ना वो गिर जाता है। ऐसे डायरेक्ट पंगे लेते हैं एक दूसरे से। अब नेक्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट भी वेट कर रहा होगा, बोले अमेजोन की सेल की तारीख आने देते हैं फिर लॉन्च करेंगे। अमेजोन वाला निकाल ही नहीं रहा, बोले मेरे को जल्दी नहीं है, तो जिस दिन लॉन्च करेगा मैं उसको 2 दिन पहले लॉन्च करूंगा, कर ले जो करना है। समझ आ गया? ऐसा होता है। न्यूज़पेपर्स में एड्स भी देते हैं तो एक दूसरे की एड की उड़ाते हैं। फर्स्ट फ्रंट पेज पे फ्लिपकार्ट का ऐड आता है तो अगले दिन फ्रंट पेज पे अमेजोन का भी फुल ऐड आता है, कर लो कंपटीशन। तब इतना फाइट हो जाता है प्रोडक्ट्स और कंपनीज के बीच में, तो ये रेगुलर है। तो कॉम्पिटिटर्स के साथ तो भिड़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट पब्लिक, ये तो माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा इसीलिए बिकॉज दीज आर पोटेंशियल कस्टमर्स। पब्लिक कस्टमर नहीं है हमारी, बट उन्हीं को तो हम टारगेट कर रहे हैं। मैसेज किसको पहुंचा रहे हैं? पब्लिक को ही पहुंचा रहे हैं। जो अभी तक अपना ग्राहक नहीं है उसको ग्राहक बनाना है, तो फिर उसको पटाने के लिए एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये वो सब करते रहना पड़ेगा। तो ये भी माइक्रो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, वैसे बोला हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट देख लो। मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो है उसमें बात हो रही है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत बड़ा टर्म हो गया, इसमें आपकी पूरी इकोनॉमिक्स आ गई जितनी आपने पढ़ी है। तो इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें 50 फैक्टर हो सकते हैं। अब इसमें कंट्री की जीडीपी आ गई, इसमें वो आपके नेशनल इनकम वाला पार्ट आ गया, पर कैपिटा इनकम आ गई, परचेजिंग पावर, स्पेंडिंग पावर वाले पॉइंट्स आ गए। ये सारे टुगेदर जो चीज़ें हैं उसका एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएगा। अभी डॉलर रुपये के रेट का इम्पैक्ट है, लोगों की परचेजिंग पावर का इम्पैक्ट है, क्योंकि ऐसा जब असर पड़ता है तो पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। तो जब पैसों की तकलीफ आती है तो सिर्फ किसी एक को नहीं आती, सब इंडस्ट्री में आती है, और पता है उसका इम्पैक्ट सब पे दिखता है। क्योंकि जब बिजनेस में, इम्पोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में पैसा नहीं बनता तो लोकल मार्केट में भी लोग थोड़ा हाथ खींच के रखते हैं, यार अभी मैं इतना ही दे पाऊंगा। आपके पास खुले पैसे तो खुला खर्चा करते हो, पेमेंट कम आ रही है तो हर चीज में रोक रोक के खर्चा करते हो। फिर क्या होता है, ह्यूमन साइड सबके पैसे थोड़े थोड़े काट रहे हो, भैया डिस्काउंट दे दो यार, इतना ही दे पाएंगे, क्योंकि आप भी पैनिक में हो कि पीछे से पैसे नहीं आ रहे। अब जब मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मैं आपके पैसे नहीं दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ, अब आपका भी हाथ टाइट हो गया, यार 100 रुपये मिलते थे अब 90 में बिक रहा है। आप आगे वाले के पैसे कम दोगे, भैया इतना ही मिल रहा है अभी, इतना ही दे सकते हैं, तो आपको क्या बचेगा?
ओवरऑल सबके ऊपर ना वो रिस्क आ जाता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में किसी एक पे इम्पैक्ट नहीं है, ओवरऑल सारे फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। वैसा पॉइंट्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स काफी आप स्पेसिफिक लिख सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। टोटल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, बेसिक इकोनॉमिक फिलोसॉफी, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड साइकिल्स, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सेविंग्स, मनी सप्लाई, प्राइस लेवल्स, फिस्कल पॉलिसीज, पॉपुलेशन, सब आ गया। ये सब चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है जो अभी अपन देख रहे हैं। अब पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट बोलती है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मोदी जी बहुत बार अपनी स्पीच में बोलते हैं, 10 साल से बोल रहे हैं हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसका मतलब हम 140 करोड़ हैं तो वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट। तो बोले पूरी दुनिया हमारे यहाँ सामान बेचने आती है बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उनको एक बड़ा मार्केट मिलता है। बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन का डाउन साइड भी तो देखो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पैसा कहाँ कमा रही है जो आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हो। डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होता जब 140 करोड़ लोग सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं कि हम अपना कमा के खाते हैं। अगर 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे डिपेंडेंट है, वो 80 करोड़ लोग ना आईफोन खरीदने वाले हैं, ना मैकडोनल्ड में जाने वाले, ना 5G का रिचार्ज कराने वाले, उनको तो आप पाल रहे हो और उनको पालने के लिए मिडिल क्लास की जेब कट रही है क्योंकि टैक्स तो उनसे ले रहे हो। तो ये जो प्रेशर है डेमोग्राफी का, उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि पूरी दुनिया हमारे यहाँ के बिजनेस करना चाहती है। अरे वो तो बेचना चाहती है, तुम खरीद के अपनी जेब खाली कर रहे हो तो डॉलर तो 100 रुपए का होने ही वाला है। पूरी दुनिया में जाके बेचो ना, तब जाके अपनी इकोनॉमी बैलेंस होगी। 140 करोड़ लोग अपना राशन पानी अगर मैनेज कर सकते हो तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि जो कंपनी इंडिया में आएगी उसको दिखेगा कि सब लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदने की पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ 140 करोड़ में से 80-85 तो माइनस कर दो, बाकी के बचे 50-60, उसमें होंगे सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड है, वो बच्चे उनको पाल रहे हैं, वो अपनी पेंशन पे जी रहे हैं। आधे होंगे जो अभी खुद 18 बिलो है, उनका भी पेरेंट्स के ऊपर उनको पालने का प्रेशर है। तो जो बीच में जो बचा कमाई वाला जो ग्रुप बचा, वो कितना छोटा क्वांटिटी है, वो आप माइनस करने जाओगे तो 20-30 करोड़ लोग होंगे। अब वो 20 करोड़ लोगों पे 150 करोड़ लोगों का खर्चा है, तो डेमोग्राफी का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। पॉपुलेशन वाली बात जो है वो तो प्रॉब्लम ही है। तो ये सब पॉइंट जो है इकोनॉमी फैक्टर्स में रिलेट करते हैं। वैसे फिर वही सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है। अब इंडिया तो मिक्स इकोनॉमी है, अपन ना कैपिटलिज्म की तरफ पूरा जाते हैं ना अपने सोशलिज्म की तरफ पूरा जाते हैं, अपने बैलेंस में चलते हैं वैसा। और इस बात पे तो अपने डिबेट कर भी चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर्स में बोले हुए हैं, तो इसमें से आपको इनफ चीज़ें मिल जाएंगी लिखने के लिए। दूसरा पार्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। अगेन वेरी कॉमन पॉइंट्स, आराम से आप बना के लिख सकते हो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, इसका बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है? बिजनेस पे असर होता है। सरकार कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो इंडिया देख लो, पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, बांग्लादेश देख लो, चाइना देख लो, ठीक है, कोई भी कंट्री देख लो जहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं है या पॉलिटिक्स स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे बिजनेसेस में भी प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान में कौन जाके इंडस्ट्री लगाएगा, क्या चल पता है कब तक चलेगी कब तक नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है। श्रीलंका में भी यही हाल था, वो प्रेसिडेंट के घर में घुस गए, तोड़फोड़ कर दी, सामान चुरा लिया, उसके स्विमिंग पूल में कूद रहे, नाच रहे, देश खत्म पूरा। नेपाल में भी यही होता है, अभी तो नेपाल में जेनजी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, वहाँ तो अलग प्रोटेस्ट हो गया। नेपाल में तो एवरेज है, हर 11 महीने प्राइम मिनिस्टर चेंज, हर 11 महीने में। 10 साल में तो पता नहीं 25 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, स्टेबिलिटी नहीं है। तो कोई बड़ी कंपनी करोड़ों रुपए लगाने से पहले देखती है कि यार यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं। आज हम यहाँ पे सरकार मतलब पैसा लगाएंगे, 11 महीने बाद सरकार बदल जाएगी, नई वाले आके बोले चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा ये नहीं चलेगा, तुम्हारा वो नहीं चलेगा, तुम तो उसके दोस्त थे, तुम्हारी कंपनी बंद करा देंगे, तो अपना तो पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट जल्दी आता नहीं है। अब इंडिया में जो सिचुएशन है, मोदी जी इंडिया के बाहर जाके फुल मार्केटिंग करते हैं, फुल कंट्रोल है, ये है वो है, वो बहुत जरूरी है दिखाना कि वी आर स्टेबल। वो ये अश्योरेंस देके आते हैं कि भाई इंडिया में तुम पैसा लगाओगे ना तो मैं खड़ा हूँ कि तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा, कोई आके ऐसा सरकार पलट नहीं देगा, कोई तुम्हारे एक्शंस को रोकेगा नहीं, कोई अननेसेसरी परेशान नहीं करेगा, हम वो बिजनेस सपोर्ट देंगे। अब जब वो कॉन्फिडेंस वहाँ के लोगों को दिखता है तो फिर वो पैसा लगाने का सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी होती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। इनस्टेबिलिटी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अब अपना जो साउथ ईस्ट एशिया वाला जोन है, जियो पॉलिटिकली प्रॉब्लम ये है कि पूरे जोन में इंडिया के सारे नेबर जो है वो ऊपर नीचे है, अपने को नेबर्स बड़े खराब मिले हैं और ये ड्रॉबैक है थोड़ा। तो नेपाल की गवर्नमेंट का ठिकाना नहीं है, थोड़ा चाइना का इन्फ्लुएंस भी रहता है वहाँ पे, और अभी नेपाल थोड़ा इंडिया के फेवर में भी कम बोलता है, अपोज में ज़्यादा बोलते हैं। अभी चल रहा है ना माउंट एवरेस्ट वाला जो समिट हो रहा है, अभी माउंट एवरेस्ट पे ट्रैफिक रस्ते से ज़्यादा है। यहाँ रोड पे जितना ट्रैफिक नहीं उतना माउंट एवरेस्ट पे सोचो, अभी वीडियोज आ रहे हैं उसके,
मतलब 1,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने निकले हुए हैं अभी। इतना पतला सा रास्ता है बर्फ वाला, इधर पहाड़ है उधर पहाड़ है और लाइन लगी पड़ी है और हिलने की जगह नहीं है। सोचो, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले भी इतने लोग हैं कि वहां ऊपर पूरा ट्रैफिक हो गया है। अच्छा, कचरा फैलाना शुरू कर दिया, ऊपर जाते हैं जो भी खाना पीना लेके गए सब वही फेंक के आ जाते हैं। अब एवरेस्ट पे जाओगे लगे हुए कहाँ डस्टबिन में आ गए, इतनी खराब हालत है। अब वो जो रूट है वो नेपाल के थ्रू जाता है। नेपाल बोलता है बोले ये हमारी टेरिटरी है, इंडिया ऐसे कैसे यूज कर रहा है। इंडिया बोल रहा है भाई तू नया है, हम तो 1950 से यूज कर रहे हैं, तेरी गवर्नमेंट अभी बनी, शांति रख। तो बोले नहीं नहीं यूज नहीं करने देंगे। अब वो डिस्प्यूट शुरू हो गया क्योंकि कमाई होती है। अब नेपाल को चाहिए भाई वहां से हमको पैसा मिले, आप हमको पे करो और यूज करो, टेरिटरी हमारी है। तो ये सब चीजों के डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो नेबरहुड के मामले में अभी इंडिया की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी, श्रीलंका की इकोनॉमी अभी खत्म है, पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम परमानेंट है, नेपाल भूटान छोटे कंट्री, भूटान तो उसमें शांति है लेकिन कोई ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट अपने को है नहीं। म्यांमार में पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज्यादा है और ये जो चाइना है वो तो वैसे भी अपने फेवर में कभी होता नहीं है। तो पूरा जो जोन है उसमें नेबरहुड में अपने पास सपोर्ट नहीं है और इकोनॉमिकली खाली चाइना स्ट्रांग है, बाकी सारे कंट्रीज की वीकनेस अपने सामने है वैसे। तो ये सब इश्यूज आते हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ये आपको समझना है। दूसरा पार्ट है लीगल फैक्टर्स, सरकार कानून कैसे बनाती है वो भी बड़ा मैटर करता है। अब देखो लीगल सिस्टम अगर अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा तो कंपनीज के लिए इन्वेस्ट करना फिजिबल है। बिकॉज कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है तो अगले 5 साल देखती है मिनिमम कि अगले 5 साल तक ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, और अगले 5 साल तक ये कानून तो नहीं बदल देगी। आज कुछ बोलते हैं, कर कुछ बोलते हैं। कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली। आपको उनको एक कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि भाई आप 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ लगा रहे हो ना, तो अगले 10 साल तक आपकी कंपनियों को हाथ नहीं लगाएगा, हम बैठे हैं। अब जब कोई बाहर से आता है उसको दिखता है कि यार बीजेपी गवर्नमेंट अभी बहुत स्ट्रांग है, अगले 10 साल तो शायद इनको कोई हटा नहीं पाएगा, तो आज हम इन्वेस्ट करेंगे ना। तो देखो परमानेंट तो कुछ नहीं होता, पर 10 साल तो निकल जाएंगे, उतने में अपनी रिकवरी तो हो जाएगी। फिर कुछ इशू आया तो देख लेंगे। फिर एक बार क्या है, उतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर ये बड़ी कंपनी सरकार को प्रेशर भी कर पाती है कि यार हम एम्प्लॉयमेंट भी तो दे रहे हैं आपके, हमारी वजह से आपके कंट्री में हमारा ब्रांड भी तो बिक रहा है, आप ऐसा बिहेव करोगे हम बंद करके चले जाएंगे। हम गए ना तो हमारे जैसे 10 और नहीं आएंगे, हमें देख के और 10 लोग नहीं आएंगे कि इनके साथ क्या हुआ। तो आप सोच लो, तो पॉलिटिकल प्रेशर सब पे रहता है, तो लीगल स्टेबिलिटी देना बहुत नेसेसरी है। अब देखो इसमें भी 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं जहां लीगली गवर्नमेंट ने भी जो काम किया वो ऑब्जेक्शनेबल है, उसमें भी काफी डिबेट्स हुए। एक जो अपना सेक्टर है वो टेलीकॉम वाला है, जितने भी ये सिम कार्ड वाली कंपनीज है इन पे ना एक वो AGR ड्यूज का केस हुआ था, एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू बोलते हैं। सरकार ने कानून ऐसा बनाया था कि टेलीकॉम कंपनी जो पैसा कमाती है, प्रॉफिट पे तो इनकम टैक्स देना ही है, रेवेन्यूज पे एक हिस्सा सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू, AGR ड्यूज। अब पहले के टाइम पे ये कंपनी काफी प्रॉफिटेबल थी, तो सरकार ने सोचा कि चलो थोड़ा और लूट लेते हैं इनको, और अब कंपनीज की हालत खराब है। आज की डेट में वोडाफोन आइडिया ये AGR ड्यूज की वजह से अटका हुआ है, क्योंकि इतने ड्यू डाल दिए सरकार ने। वोडाफोन आइडिया बोली हम तो भर ही नहीं पाएंगे, बंद कर दो कंपनी और क्या। अब जब बंद करने की बात आई तो पॉलिटिकली मैटर क्रिएट हो गया। ऑपोजिशन ने बोला तुम लोग तो यार खाली अंबानी के चक्कर में सबकी कंपनी बंद करा रहे हो, और ये हुआ भी है, सबको पता है हुआ है। और गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई कि इनकी कंपनी बंद हो गई तो फंस जाएंगे, तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया, डेट के बदले सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्विटी लेनी पड़ी। और VI में 27% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के जबरदस्ती लेने पड़े, क्योंकि नहीं लेते तो कंपनी बंद हो जाती। तो AGR ड्यूज जो है वो होल्ड पे डाले। एयरटेल को AGR ड्यूज पे करने के लिए टाइम एक्सटेंशन दिया, 5 साल में भर देना, 10 साल में भर देना, इंटरेस्ट भी भर देना। अब सरकार बोलेगी मत देना, मत दो चलेगा, तो वो फिर उनके फेवर में नहीं जाएगा। नहीं तो कंपनीज क्या बोलेगी, इतने साल तुमने परेशान किया, अब तुमने छोड़ दिया, तो मतलब जब तुमको पता थी कि पैसा लेना बनता नहीं तो हमको इतना स्ट्रेस क्यों दिया। तो वो भी अब पीछे नहीं हट सकते, तो टाइम दे दिया कि चलो ठीक है डेडलाइन बढ़ा देते हैं, आप आराम से कमा लो, उसमें से पे कर देना। तो डुओपोली की तरफ मैटर जा रहा था, पॉलिटिकली सरकार की भी जो है वो एक तरीके से क्रिटिसिज्म हो रही थी, तो फिर उन्होंने ये सारी चीजें भी की। वैसा है, तो ऐसे लीगल इश्यूज आ जाते हैं बहुत बार। ठीक है, लीगल फैक्टर्स में और अगर मैटर आपको देखना है तो ये ड्रीम 11 वाला केस, जो ये बेटिंग एप्स के ऊपर हुआ है, बेटिंग बोलो या फैंटेसी क्रिकेट बोलो। अब इतने साल, 9 साल से कंपनी चल रही थी, आपने उनको परमिशन दी, सरकार तो 9 साल से सेम ही है, तो आपने पहले अलाउ किया, अचानक से आपने एक बिल लाके उनका बिजनेस जीरो कर दिया, तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। ठीक है, बात सही है कि लोग ये बेटिंग गैम्बलिंग के चक्कर में पड़ के पैसा बर्बाद करते हैं, तो 9 साल से जो लोग कर रहे थे उनमें आपने क्या किया, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, तब तक आप क्या कर रहे थे, अचानक से आपने बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लीगल एक्शंस के ऊपर भी बहुत बार ऐसे सवाल उठ जाते हैं। वैसा ये सब इश्यूज हैं। अब बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है, सरकार लाइसेंस देने में कितना टाइम लगाती है, लीगल परमिशन में कितना टाइम लगाती है, पेपर वर्क कितना जल्दी होता है कितना नहीं होता है, इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अपन ये बात करते हैं काफी बार। तो लीगल मैटर्स में ये सारी चीजें कंसिडर होती है। वैसा
इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एआई चल रहा है हर जगह। अब जितना टेक्नोलॉजी, जितना ऑटोमेशन आएगा, उतनी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। ये सारी जो टेक कंपनीज अभी लोगों को निकाल रही है ना, उसका रीज़न पता है क्या है? मतलब जो कंपनीज प्रॉफिट ज़्यादा कर रही है, ओरेकल ने अभी ले ऑफ का वापस अनाउंस किया, मेटा ने अनाउंस किया, अमेजोन ने किया, कॉग्निजेंट ने किया। सारी टेक कंपनीज 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ निकाल रही है। बहुत ही खराब हालत है। और इतने डरे हुए हैं आईटी एम्प्लॉयज़ कि ऐसा है कि आज सुबह जाऊंगा और घर वापस भेज देंगे, डर डर के काम कर रहे हैं लिटरली। मतलब बहुत सीरियस इशू है। जिनको फैमिली चलानी और बेचारों की तो मतलब हालत ही खराब है, क्योंकि दे डोंट हैव अ चॉइस। और कंपनी वाले इतने ब्रूटल है, आप जाओगे ना, आपका लैपटॉप रखवा लेंगे एंड गेट आउट, बस जो हिसाब है करो और जाओ। आपके कैबिन, आपके डेस्क तक भी आपको नहीं जाने देंगे, सीधा आपको बुलाएंगे एचआर के ऑफिस में, सबमिट योर लैपटॉप एंड यू मे लीव। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या सोच के आए थे काम पे, एकदम से जॉब चली गई। ये बहुत सारे लोगों के साथ रियल में हो रहा है और लोग परेशान हो जाते हैं जब ऐसा कोई अचानक बोलते हैं कि आज आपका लास्ट दिन है, लैपटॉप रखो जाओ। तो आप सोचोगे यार क्या हो गया ये, अब काम क्या करूंगा, कल घर कैसे चलाऊंगा, घर जाके क्या बोलूंगा, दूसरी नौकरी कहाँ से मिलेगी ऐसे एनवायरनमेंट में, नेवर नो। तो आईटी वाली जो फील्ड है अभी इतनी खराब चल रही है कि ये सब प्रॉब्लम्स है जो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं। अब कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए ले ऑफ कर रही है। कितनी कंपनीज में तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है लोगों को निकालने की इमीडिएटली, बट क्या होता है जैसे ही आप लोगों को निकालते हो, 12,000 लोगों की सैलरी का खर्चा जीरो हो जाता है, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टर बैलेंस शीट देखता है, शेयर के भाव बढ़ते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। तो प्रॉफिटेबल कंपनीज भी ले ऑफ कर करके इन्वेस्टर्स को खुश कर रही है। ये मार्केट में अभी चल रहा है। और बेचारा जो मिड लेवल का एम्प्लॉय है वो फंसा पड़ा है। कितने लोग ये रेडिट पे और ये सब जगह पे ऑनलाइन आर्टिकल्स लोग पोस्ट डालते हैं, पहले 12 साल से अमेजोन में काम कर रहा था, आधे घंटे में निकाल दिया, मेरे कैबिन तक मुझे नहीं जाने दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पूरी लाइफ दे दी हमने, इतने इतने घंटे काम किया, कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही ट्रीट करते हैं वो लोग, उनके पास भी चॉइस नहीं है, श्रूड बिजनेस मार्केट है, वैसे ही चलना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। ऑटोमेशन कितना आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है। अब जितना काम रोबोट के थ्रू हो सकता है उसके लिए मैन्युअल लेबर की क्या जरूरत है। चाइना में अलीबाबा का वेयर हाउस है, ई कॉमर्स वेबसाइट है alibaba.com, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। वहाँ के पूरे वेयर हाउस में सिर्फ 2 वर्कर्स काम करते हैं, सारा ह्यूमनॉइड जो है रोबोट्स है। तो वेयर हाउस में से कुछ भी अगर निकालना है तो रोबोट ही सारा निकाल के काउंटर तक ले आएगा, खाली डिस्पैच करना है। इतना बड़ा वेयर हाउस, 2 लोग काम करते हैं, खाली जरूरत ही नहीं ह्यूमंस की। ऑटोमेशन की वजह से वो लोगों ने कॉस्ट कटिंग इतना कर लिया, इतने बड़े गोडाउन को संभालने के लिए 100 वर्कर रखने पड़े, उनको सैलरी देनी पड़े हर महीने हजारों लाखों रुपए, वो जीरो हो जाती है। तो कंपनी का प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। ये वैसा ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इसका इम्पैक्ट तो सबके ऊपर पड़ने वाला ही है। हमने ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो काम किया, वो 1991 का जो फेमस इंसिडेंट है आपको बताइए, एलपीजी पॉलिसीज, ठीक है। और वो सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई कितना भी उनका मजाक उड़ा ले, लेकिन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कोई उनको टच भी नहीं कर सकता है। वो बंदा उस लेवल पे, मतलब बोलते हैं एक इंटेलिजेंस की लिमिट नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो उनकी समझ थी, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आज की डेट में कोई उनको टच कर सके। बंदे ने जिस प्रोफाइल पे काम किया, आप मनमोहन सिंह का प्रोफाइल खोल के देखना विकीपीडिया पे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है, मतलब कौन कौन सी एजेंसीज में किन किन पोस्ट पे अपने पूरे टर्म में उन्होंने काम किया है। आप उनका मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचोगे क्या, मतलब वो कहाँ है, हम कहाँ है। हमारी औकात ही नहीं उनके सामने बोलने की कि भाई ये कुछ बोलता नहीं है, ये है वो है। मतलब आपका कोई कंपेरिजन नहीं, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल्स में, उस लेवल पे उन्होंने काम किया है। तो इकोनॉमिक्स की कितनी समझ उस बंदे को होगी। और ये एलपीजी पॉलिसीज का पूरा क्रेडिट जो है वो उनको जाता है, बिकॉज ही वाज द वन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन दैट एरा। और इतनी खतरनाक हालत थी कि भाई जो इकोनॉमिक कंडीशन अपनी कंट्री की थी, आज जो श्रीलंका की हालत है वो अपनी हालत थी। और फॉरेन रिजर्व्स बचे थे इतने कि खाली 15 दिन देश का खर्चा चलेगा, उसके बाद हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। फिर पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था, और उस ब्रिंक पे आ गए थे कि अब खत्म है। अब उस पॉइंट पे कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे 91-92 में, और उन्होंने इनको बनाया फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। एंड ही क्लियरली सेड कि देखो अब आपके हाथ में गाड़ी है, यू टेक द कॉल कि करना क्या है, क्योंकि हम पूरे ट्रैप हो गए। अब आप जो करोगे, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो सारा क्रेडिट मिलेगा पार्टी को, सरकार को और मुझे, और अगर फेल हो गया तो सारा ब्लेम आएगा आपके ऊपर। सोच लो, अचानक से फोन आया, यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाउ। उनको प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बनाया, इन्फॉर्म किए बिना। तो मुझे पता ही नहीं था मैं पीएम बन रहा हूँ, अचानक से वो सब पॉलिटिकली करना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर वाली पोस्ट भी उनको एकदम अचानक से मिली, क्योंकि क्राइसिस आ गया, उनको बुलाया।
ही सेड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे कंट्री के लिए जो काम करना है मैं तो रिकॉर्ड्स पे स्टैटिस्टिक्स पे करूंगा। अब सक्सेसफुल होता है फेलियर होता है वो तो अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा, बट ही वॉज नॉट वरिड कि मेरी इमेज का क्या होगा, बिकॉज क्लियर था सक्सेसफुल हुआ तो आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपका क्रेडिट है, बट लॉस हुआ तो यू आर द वन टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि सब आपके ऊपर ही आने वाला है। स्टिल ही डिड कि भाई नहीं, जो करना है वो करना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं। वो वही ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज हैं, वही प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज है जिसकी वजह से आज अपनी इकोनॉमी इतनी ग्रो हुई है। तो उसके पहले कंट्री की कंडीशन पूरी अलग थी, फॉरेन कंपनीज अलाउड नहीं थी, इंपोर्टेड गुड्स अलाउड नहीं थे, मार्केट ओपन नहीं था, फॉरेन इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं आ सकती थी, ये सब इश्यूज थे। अब उसके बाद जो खुला है, जितना लोगों ने पैसा कमाया है वो सारा ये 91 से लेके 2010 के बीच में कमाया, खासकर अपने सूरत में भी जितने लोग आज पैसा कमा के बैठे हैं, ये जो पेट्रोल भरवा रहे हैं इतना महंगा, वो पैसा कमाया उसी टाइम पे। लेकिन आज कंडीशन ऐसी कि आज आप सेम पैसा कमा के दिखाओ, आपकी हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज इकोनॉमी पूरी बदल गई है। तो जो मैनेज कर रहे हैं ना वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। निर्मला सीतारमन को कुछ अक्ल नहीं कि इकोनॉमिक्स में करना क्या है, वो सब अपने टीम पे और पॉलिटिकली चल रहे हैं, बट जो लोग थे वो जिस लेवल पे काम कर रहे थे वो एक अलग ही चीज थी वैसे। तो ये सारा 91 की पॉलिसीज वाला जो पूरा मैटर है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही क्रेडिट बनता है वैसा। तो ऐसे एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे पड़ने वाला है, ये इम्प्लाइड है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, अगेन वेरी गुड पॉइंट। सोशल सिस्टम ऑफ अ कंट्री एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री, उससे भी तो फर्क पड़ता है कि बिजनेसेस कैसे वर्क करेंगे। अभी एक मैटर चल रहा है बीफ वाला, बीफ एक्सपोर्ट्स का बड़ा मैटर चल रहा है। देखो चीज़ें धीरे धीरे सामने आती है, और जो आपको फ्रंट पे दिखाया जाता है पॉलिटिकली आपका वोट लेने के लिए, और जो रियल में हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। बट कितने लोग वो रिसर्च करते हैं वो सवाल है। अब जो बीफ का मैटर है, स्पेसिफिकली काउ मीट, तो अब जो गवर्नमेंट अभी चला रही है कंट्री, वो हमेशा उस चीज़ को अपोज करती है। अब देखो कितना हंगामा होता है, मंदिर के 5 किलोमीटर के अंदर बीफ नहीं मिलना चाहिए, नवरात्र है तो बीफ नहीं मिलना चाहिए, गणेश चतुर्थी है तो बीफ नहीं मिलना चाहिए, 10 दिन बंद करो, ये करो, जो खुला रखता है उसको मारपीट करते हैं, ये सब चीज़ें होती है। अब वो लोग ऑन द फ्रंट कितना दिखाते हैं, गौ रक्षक बन के आ जाते हैं। कोई टेम्पो में मीट लेके जा रहा है, किसी ने बोल दिया काऊ मीट है, उसको मार दिया बेचारे को, ड्राइवर को, बिना चेक किए। ऐसे कितने इंस्टेंसेस हुए। अब रियल मैटर क्या है, इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में टॉप 3 में है, एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 की तरफ जा रहा है। हम पूरे वर्ल्ड को बीफ बेच रहे हैं, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो है किसी बेजुबान जानवर को मारना पाप है, ऐसा है वैसा, और एक कम्युनिटी ही ये कर रही है, उस टाइप की चीजें प्रोजेक्ट करना। तो सरकार ही तो परमिशन दे रही है, तो इतना बड़ा बीफ एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है। और बीफ एक्सपोर्ट में जो कंपनीज इन्वॉल्व है, वो सारी कंपनीज जो है ना, वो ऐसे लोगों की है जो मेजोरिटी कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो आप पॉलिटिकली क्या दिखा रहे हो, सरकार क्या दिखा रही है, पब्लिक में क्या बोल रहे हो, पीछे बिजनेस क्या कर रहे हो, सारी चीजें जो अपोजिट जा रही है वैसा है। अभी ईद का इवेंट है, अब बकरी ईद के ऊपर होता है भाई जो है जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं। वो तो देखो मीट तो पूरा साल खाते हैं, बकरी ईद पे उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर देते, लोग बोले नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, बाकी 364 दिन में तो बंदा मीट खा ही रहा है, कभी बकरी का मीट खा रहा है तो बकरी तो कट ही रही है, उसमें कुछ बंद नहीं हो रहा, उस दिन उस चीज़ को हाईलाइट हो जाता है। अब काव मीट भी कंज्यूम होता है। अब ये चीज़ें अभी सोशल मीडिया में इतनी चल रही है। अब देखो गवर्नमेंट बोलती है कि यार ये कम्युनिटी वाले ऐसा करते हैं, गाय हमारे लिए बोलते हैं रिलीजियसली वो है, तुम लोग काट के क्यों खाते हो। अब सारी मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, उन्होंने अपने सारे लोगों को ये बोल दिया कि वे कोई काव मीट कंज्यूम नहीं करेगा, और सरकार को बोल रहे हैं कि काम करो, आप राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर दो और सुरक्षा दे दो। हमने अपनी कम्युनिटी में सबको बोल दिया है कि भाई काव मीट कोई कंज्यूम नहीं करेगा, हमें किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है, उन्होंने ये बोल दिया। इसका इम्पैक्ट पता है अभी क्या हो रहा है, जो गाय ओन करते हैं, अब वो एक दूसरा एस्पेक्ट है जो अभी इतना मीडिया में आ रहा है कि गाय को पालने वाले लोग जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो गाय उनके सिर पे पड़ जाती है कि अब इसका चारे का खर्चा कौन उठाएगा। यही लोग जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो गाय पालते हैं, वो मुस्लिम्स को गाय बेचने जाते हैं उस टाइम पे जब अभी ईद का सीजन है, और तब क्योंकि उनके लिए ईद बड़ा फेस्टिवल है तो बोली लगती है, तो वो लोग वो गाय 4 गुना रेट पे खरीदते हैं। तो 4 गुना पैसा किसके पास आ रहा है, नॉन मुस्लिम्स के पास। अब मुस्लिम कम्युनिटी के सारे लीडर्स ये बोल रहे हैं कि तुम किसी भी हिंदू कम्युनिटी के बंदे से गाय मत खरीदना। उनकी सरकार ही ना बोल रही है ना कि गाय को क्यों मारते हो, हम गाय नहीं खाएंगे, हम बकरा खा लेंगे, भैंस खा लेंगे, गाय नहीं खाएंगे, और कोई गाय नहीं खरीदेगा, मत खरीदो। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि उस मार्केट में लोग गाय लेके जा रहे हैं, खरीद लो, और वो लोग नहीं खरीदे। तो अब वो थोड़ी रियलिटी भी एक्सपोज हो रही है ना कि लोग भी तो दोगले है ना। फिर यहाँ बोल रहे गाय माता है कि जो दूध देना बंद कर देती है तो उसको कटवाने के लिए बेच के आ जाते हो, तो पालो फिर उसके बाद भी। 5 साल उस गाय का दूध पी के पैसा कमा के बेचा है, और उसको चारा खिलाओ ना फ्री में, फिर क्यों उसको कटने के लिए छोड़ लो। कल परसों जोधपुर का वीडियो आया, 300 गाय रास्ते पे पड़ी है, भूखी प्यासी मर रही है,
कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि फिर उसका रोज का खाना पीना कौन करेगा। तो हम बोलते कुछ है करते कुछ है, जब हमारे फेवर में बात है तो हम उसको ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि गाय माता के लिए तो किसी का खून कर देंगे, और फिर जब वो गाय दूध देना बंद करती थी तो उसको कटवाने के लिए बेच के आ जाएंगे। बोले 25,000 की गाय 1 लाख में बिकती है बकरी ईद पे, सोचो। तो वो 1 लाख रुपए कौन दे रहा है? वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हिंदू कम्युनिटी के लोगों को दे रहे हैं, और हिंदू कम्युनिटी का इंसान बेचने जा रहा है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि मत खरीदो, हमें गाय खरीदनी नहीं है, क्योंकि बोले गाय खरीदते हैं, गाय का मांस बिकता है, पुलिस हम पे डंडे करती है कि तुम लोग गाय का मांस खा रहे हो। बेचा किसने हमको वो तो बताओ। बोले हमको नहीं खरीदना। अब उस वजह से जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, अब उसका क्या करेंगे? तो रियलिटी बाहर आ रही, जब वो लोग टीवी पे आके बोल रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। बोले बेचने कौन आता है पहले वो भी तो पता करो मीडिया में। तो अब धीरे धीरे बाकी लोगों को पता चल कि अच्छा हम भी तो यही कर रहे हैं। तो हम जिस चीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं ना, चुपके हम भी बेच के पैसा तो कमा ही रहे हैं। वी आर लीस्ट कंसर्न कि अब वो गाय को काट के खा जाएंगे, तब हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब तक दूध दे रही है, जब तक पैसा कमा के दे रही है ना, तब तक हमारे लिए माता है। ये वैसा हो गया। तो वो काफी हिपोक्रेसी है, बट ऐसे ही चलता है। अब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट वही चीज है कि जब गाय का इतना हवा मचा रखा है, तो अब इंडिया में मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, डोमिनोज है, ये लोग अगर काउ मीट वाला प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे तो पॉसिबल होगा? नहीं हो पाएगा। सोशल और कल्चरल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो चीज़ इंडिया में नहीं अलाउड है या सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है वो आप नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ऐसा है, बहुत सारे कंट्रीज में है। मुस्लिम नेशंस या इस्लामिक नेशंस में वो लोग जो पिग होता है, पोर्क, वो लोग कंज्यूम करना सही नहीं मानते, तो अब वहाँ पे वो नहीं बेच सकते। ठीक है, हलाल मीट होता है वही होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशन होती है। तो हर कंपनी जो ग्लोबल है वो हर एक कंट्री की जो कल्चरल सेंटिमेंट्स हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं, उनका बहुत ध्यान रखती है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे बीच में अमेजोन पे भी हुआ था, किसी ने कोई स्लीपर्स चप्पल एनलिस्ट कर दी थी अमेजोन पे। तो बहुत सारे सेलर होते हैं, तो चप्पल के ऊपर ना कोई भगवान की फोटो थी। एक बार ऐसा हुआ कि फ्लैग्स थे, डिजाइन बनाया, अलग अलग डिजाइनर कुछ भी बनाते हैं। फ्लैग का डिजाइन था, कंट्री के फ्लैग्स थे अलग अलग, इंग्लैंड का फ्लैग, फिर वो इंग्लैंड की रानी का फोटो उस टाइप का जो उनके नोट पे होता है, इंडिया का फ्लैग। अब यार तुम इंडिया में इंडिया का फ्लैग अगर चप्पल पे छाप के बेचोगे तो मतलब मैं मेरे देश का झंडे की चप्पल पहन के उस पर पैर रख के घूमूंगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो तुरंत से सोशल मीडिया वायरल हो गया। अमेजोन ने उसको डीलिस्ट करके फॉर्मल अपॉलॉजी दी। बोले हमने नहीं बेचा, हमारी टीम ने लिस्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरर सप्लायर हम नहीं थे, हम सिर्फ इंटरमीडियरी है, एंड वी अंडरस्टैंड कि नहीं होना चाहिए था, तो हमने उसको हटा दिया। तो वैसा होता है। तो ये सब बेसिक बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफी की बात हो रही थी। डेमोग्राफी का मतलब है पॉपुलेशन का कॉम्बिनेशन। कौन सी टेरिटरी में किस एज ग्रुप के, किस कास्ट कम्युनिटी के, कौन से जेंडर के लोग ज़्यादा रहते हैं, वो भी मैटर करता है जब आप बिजनेस करते हो। अब आप देखते हो कितनी बार एक सिटी ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट क्राउड ज़्यादा है, पुणे है, कोटा है, जहाँ कॉलेजेस बहुत सारी है, कोचिंग क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब वो सिटी में आपको 90% क्राउड जो है वो यंगस्टर्स का मिलेगा। अब आप हिल स्टेशन पे चले जाओगे, कुल्लू मनाली शिमला चले जाओगे, तो आपको एजेड क्राउड वहाँ पे रहता हुआ मिलेगा परमानेंट, क्योंकि वो रिटायर्ड लाइफ शांति से जी रहे हैं, उनको कोई भागदौड़ नहीं करनी है। अब डेमोग्राफी मैटर करती है। अब जब कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जो यंगस्टर्स के लिए अपीलिंग है, तो शिमला जाके थोड़ी बेचेगी, पुणे जाके बेचेगी। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी टेरिटरी में किस टाइप के लोग जो है वो ज्यादा रहते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है वैसा। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट है नेचुरल एनवायरनमेंट। देखो ये तो फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में तो नेचर वाला पॉइंट आ गया। अब गर्मी इतनी है, अब इंडिया जैसे मार्केट में एसी बेचना है तो अच्छा मार्केट है। 45 डिग्री में भी एसी काम नहीं करता है, तो जितने एसी लगाओ उतने कम है। तो एसी बेचने वाली कंपनी के लिए तो अच्छा मार्केट है, लेकिन स्विट्जरलैंड जाके बेचोगे तो वहाँ थोड़ी बिकने वाला है, जरूरत ही नहीं है। अब तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि नेचुरल हैबिटेट और एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को आप पिच कर सकते हो। तो कॉमन सेंस वाली चीज़ होगी ना, वैसा हो गया। अभी चल रहा है एयर प्यूरीफायर, यहाँ पे भी है। दिल्ली में तो लोग ऐसे घर में लगा लगा के घूमते हैं एयर प्यूरीफायर। हाँ, डाइसन का है। डाइसन तो वैसे इतना महंगा है कि आपका बैंक अकाउंट भी प्यूरीफाई हो जाएगा, सारे पैसे भी निकल जाएंगे उसमें से, वैसा है। तो एयर प्यूरीफायर बड़े चल रहे हैं आजकल। और फिर क्या थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि जो पॉश कम्युनिटी होती है, इनके अच्छे खासे पैसे होते हैं ना, एक लेता है तो देखा देखी में सब ले लेते हैं। प्रोडक्ट में कोई यूटिलिटी नहीं होगी ना तो भी ले लेंगे। अरे भाई सबके घर में मेरे वहाँ नहीं हो तो कैसा लगेगा, वो भी चीज़ होती है। तो देखा देखी में डाइसन जैसी कंपनी अच्छी चल जाती है। दीपिका प्लास्टिक का ही होता है, तो सिरेमिक कोटिंग से बेच दिया 44,000। वहाँ पे लाइन लगी हुई, बॉडी गार्ड रखे हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा कि उसका कोई वीडियो है। हाँ वो जनरली की बात बहुत महंगी रहती है, विराट कोहली वो सब पहनते हैं। हाँ, ये हाँ। 44,000 में मिलेगी। हाँ, तो लाइन लगी, क्या चीज़ है, बस ब्रांड। हाँ वो लगा के, वो तो होता ही है।
उस दिन मैं उसकी केस स्टडी देख रहा था, रिचर्ड मिल करके एक ब्रांड है, उसकी वॉचेज आती है, ये अंबानी का बेटा वही पहन के घूमता है। तो वो उसका प्राइस आता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। वो कंपनी से एक ब्लंडर हो गया था। उन्होंने जब पहली बार वॉच लॉन्च की थी तो न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, तो $13,000 की वॉच थी, तो गलती से टाइपिंग हो गया था $1,30,000। प्रिंटिंग मिस्टेक, वो केस स्टडी है। $1,36,000 टाइप किया था, घड़ी का प्राइस 13,600 था, या एक जीरो ज़्यादा हो गया, तो पूरा कैटेगरी चेंज हो गई। अब जब फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी ऐड आई और 1,36,000 लिख दिया, तो जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उनको लगा कि ये कुछ एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, तो इतनी डिमांड आ गई कि उन बेचारों ने सोचा नहीं था। उनको बाद में वो बेचारे परेशान, बोले यार ये तो पूरा ब्लंडर हो गया, कहाँ हमारी 13,000 की घड़ी तुमने 1,30,000 लिख दिया, तो कोई आएगा ही नहीं। तो उल्टा इम्पैक्ट हुआ, उल्टा रिच लोग मांगने आ गए कि ये एक्सक्लूसिव है तो हमें चाहिए और किसी को मत देना। कंपनी ने सोचा अपना क्या जा रहा है, अब इसी प्राइस पे बेचो। अब क्वालिटी हो कि नहीं हो, लेकिन दिखने में अच्छी वॉच नो डाउट, लेकिन वो एक है ना कैटेगरी हो गई, एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो अल्ट्रा प्रीमियम के नाम पे बेच रहे हैं उसको और अभी तक बिक रहा है। एक्सीडेंटली ब्रांड प्रीमियम बन गया, तो उनका खुद का कोई इंटेंशन भी नहीं था, ऐसा भी हो जाता है। ये अच्छा आइडिया है, वैसे ट्राई कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट में आके। पब्लिक भी पागल है, कुछ कुछ भी चल जाता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये एयर प्यूरीफायर वाला पार्ट हो गया, एसी हो गया, ये सब चीज़ें आप क्लाइमेट के हिसाब से बेच सकते हो। इम्प्लाइड हो गया। अब ये सब लोकेशन देख के बेचना पड़ेगा। हम लोग कश्मीर गए थे, कश्मीर में पूरे कश्मीर में किसी होटल में पंखा भी नहीं है। हाँ, एसी तो भूल ही जाओ, पंखा नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो कभी पंखा चला ले, फैन ही नहीं है। होटल रूम में गए तो पंखा ही नहीं, तो एसी नॉन एसी रूम का तो कोई चक्कर ही नहीं बचा। पंखा भी नहीं है। मैं बोला तुम लोग का कॉन्फिडेंस अलग है, पूरा साल पंखा चलता ही नहीं। बोला सर वेदर देख लो, आपको लग रहा है फैन की जरूरत है। मतलब बात तो ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है तो भी ऐसा 4 रजाई लेके सो रहे तो ठंड लग रही है, बेड के नीचे हीटर लगा रखा है, तो पंखे की तो क्या ही जरूरत होगी। गुलमर्ग में गए तो -5 डिग्री टेम्परेचर, और तीसरे माले पे होटल में, वो वुडन होटल होते हैं सारे, तीसरे माले पे चढ़े तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, और फिर अंदर जाके सोए ना, बेड के नीचे उसने हीटर लगा रखा है, तो वो ऑन किया तब जाके उतनी गर्मी आई कि भाई अब सो सको रहे तो बंदा ठंड में पागल हो जाए। तो ऐसा वेदर है, वहाँ पे कोई जाके एसी पंखे बेच रहा है तो बेवकूफ़ है, क्या बिजनेस चलेगा उसका, बिकने नहीं वाला है। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट जो है मैटर करेगा। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अब देखो ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अब सोलार पे कितना फोकस है। इंडिया इतना गर्म देश है, 45 डिग्री तो अब ये एवरेज हो गया है, तो सोलर एनर्जी तो फ्री है, बस इंस्टॉलेशन करना बाकी था। कितने साल से बातें होती थी कि यार इंडिया में इतना सन का हीट इतना है, सोलर एनर्जी तो कितनी अवेलेबल है, तब कोई कुछ करता नहीं था। अब देखो घर घर में लोगों ने छत पे लगा रखा है, तो कितना उससे वो चीज़ बचत हो रही है ना, तो वो अच्छी बात है। तो ये सब फैक्टर्स भी तो देखे जाते हैं। तो सोलर पैनल में कितनी कंपनीज आ गई, कितनी इंडस्ट्री आ गई। अपने यहाँ सूरत से देख लो, गोल्डी सोलर इतनी बड़ी कंपनी बन गई, वैसे वारी एनर्जी इतनी बड़ी कंपनी बन गई, ये सब अपने जोन की कंपनीज है। केपी ग्रुप वाले हैं, उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस बना दिया, तो वो सब चीज़ें हैं। वारी तो मैं कोविड के टाइम से देख रहा था, तो चिंदियों के भाव में शेयर था 50 रुपये, 60 रुपये, अब तो 2,000, 3,000, 3,500। हाँ, वारी का शेयर तब कोविड के टाइम पे 50 रुपये मिल रहा था, आज 3,500 का है। हाँ, तो इतना पैसा आ रहा है तो फिर तो करेगा ही ना, बड़ी कंपनी हो गई ऐसा। ठीक है, तो ये आपका ना सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे एक फेज इसका कंप्लीट हुआ। अब बचा क्या है, इंटरनल। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर 5, 4 वो सब भी इंटरेस्टिंग है, कोई जल्दी तो है नहीं, कल खत्म करेंगे, कल हो जाएगा। केसेस भी अच्छे अच्छे, लास्ट में मैंने केस स्टडीज रखी है कुछ जो मॉड्यूल में नहीं है, एक्स्ट्रा केस स्टडीज, तो लेटेस्ट है तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है।